हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोजी करेंगे, जिसका चैप्टर 7 है इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, मूल्यांकन होता है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे और इसी से बेस कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस, रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम एंड एनहांस अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम्स। यहाँ पे बताया गया है इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो यूज किया जाता है स्टूडेंट के प्रोग्रेस को मापने के लिए, मेजर करने के लिए। साथ ही साथ एट द सेम टाइम ये रिफॉर्म करता है एजुकेशन सिस्टम को कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीका से वर्क कर रहा है, प्रॉपर एजुकेशन बच्चों को दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। हमारा सेकंड टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन का क्या क्या महत्व होता है ये देख लेते हैं। इवोल्यूशन हेल्प्स द टीचर टू नो वेदर द टीचिंग मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड वॉज सक्सेसफुल और नॉट। यहाँ पे इवोल्यूशन मूल्यांकन जो है एक टीचर को भी हेल्प करता है ये समझने के लिए कि जो उसने मेथोडोलॉजी यूज किया था, मेथड यूज किया था, अडॉप्ट किया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। Evaluation also help the student to determine which area of learning require more attention. इवोल्यूशन बच्चों को भी हेल्प करता है ये समझने के लिए कि उनके कौन से पार्ट में मोर अटेंशन देने की जरूरत है, कौन सा एजुकेशन पार्ट में मोर अटेंशन देने की जरूरत है। वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ इवोल्यूशन एट द स्कूल स्टेज इज टू हेल्प द लर्नर इम्प्रूव द अचीवमेंट इन स्कॉलास्टिक एरियाज। यहाँ पे बताया गया है और एक सबसे मेन पर्पज होता है इवोल्यूशन का, मूल्यांकन का, कि स्कूल स्टेज में लर्नर्स को इम्प्रूव करता है अचीव करने के लिए स्कॉलास्टिक एरियाज में। स्कॉलास्टिक एरियाज होते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, उस एरिया को इम्प्रूव कर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन के चरण। डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षा के उद्देश्य को पहचानना। मेजर बिहेवियर चेंजेस, व्यवहारिक बदलाव को मापना। थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सीखने के अनुभव को व्यवस्थित करना। और फोर्थ है हमारा परफॉर्म टेस्ट, फिर जांच करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट, एसएसए। दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज परफॉर्म एट द स्कूल लेवल बाय टीचर्स एंड एजुकेटर्स। ये फॉर्म ऑफ असेसमेंट जो होता है ये स्कूल लेवल में होता है और इसे परफॉर्म कौन करते हैं? टीचर्स एंड एजुकेटर्स परफॉर्म करते हैं। इट इज डन फुली इन द स्कूल बेस्ड, और ये फुली स्कूल बेस्ड में ही होता है। इट इज चाइल्ड सेंटर्ड मल्टी डायमेंशनल, ये एक बाल केंद्रित होता है जिसमें बच्चों को मद्देनजर रखते हुए वो लोग काम करते हैं। सेकेंड है हमारा टीचर्स हैव फुली अथॉरिटी इन एसबीए विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यहाँ पे बताया गया जो टीचर्स है उनको फुली अथॉरिटी मिला जाता है जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट करने के लिए, और वो लोग अपने तरीका से ये कर सकते हैं, कोई इंटरफेरेंस उनके साथ नहीं होता है। इट प्रोवाइड्स अ गुड आइडिया टू टीचर्स अबाउट व्हाट द children have learned, how they learn, what difficulties they face, what their interest and are and so on। यहाँ पे बताया गया ये प्रोवाइड भी करता है टीचर्स को ये समझने के लिए कि बच्चे क्या सीखे हैं और वो क्या सीखना चाहते हैं, उनको वो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं यहाँ पे, और उनको इंटरेस्ट क्या है। नाउ एसबीए फोकसेस ऑन कंटिन्यूसली डेवलपिंग द स्किल्स। अब एसबीए क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है जो स्किल्स है बच्चों में वो डेवलप करने में, कंटिन्यूसली डेवलप करने में। फॉर्मेटिंग असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। फॉर्मेटिंग इवोल्यूशन इज टिपिकली कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम और कोर्स। दिस अकर्स ओवर अ शॉर्ट टर्म। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में लिया जाता है, इसे मंथली टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें बच्चे 2 से 3 चैप्टर्स देते हैं और ये इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द 3 मेन डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स ऑफ फॉर्मेटिंग असेसमेंट। जो 3 मेन टूल्स होते हैं फॉर्मेटिंग असेसमेंट के वो कौन कौन से होते हैं? पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम लोग बच्चों को देखते हैं कि बच्चों का बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो लोग ग्रुप वर्क अच्छी तरीके से कर पा रहे कि नहीं पा रहे हैं, प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज कुछ भी दिया जा रहा है तो उनका जो है ग्रुप डिस्कशन वर्क कैसा है, अपना बिहेवियर इंडिविजुअल कहता है, तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। रेटिंग स्किल्स में क्या होता है? बच्चे जो होते हैं उनका जो बिहेवियर है वो टीचर्स के लिए सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है, वो कितने अपने बिहेवियर में चेंजेस लाए हैं, इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रेटिंग स्किल इसलिए यूज होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो बच्चों के साथ, अदर बच्चों के साथ घुल मिलता है कि नहीं मिलता है, उनके साथ हेल्पफुल है कि नहीं है, उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है। तो इस तरीके से हम लोग 3 रेटिंग स्किल्स, 3 मेन टूल्स को देखते हैं असेसमेंट में। नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो।
This is also called interim assessment. This takes place occasionally over a longer time period. Feedback to the learner is more formal using tools for assessment like project, written assignment and test. ये एक इसे इंटरम असेसमेंट भी बोला जाता है, इंटरम असेसमेंट भी बोला जाता है इसे। ये मतलब लॉन्गर पीरियड, लंबे समय के बाद इसे लिया जाता है और इसमें बच्चों का जो फीडबैक होता है, जैसे कि वो लोग उनको कुछ प्रोजेक्ट दे देना, रिटर्न असाइनमेंट देना, टेस्ट देना, इस तरीके की चीज पोर्टफोलियो में यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समेटिंग असेसमेंट। समेटिंग असेसमेंट को हम लोग हाफ ईयरली या फिर एनुअल एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। दिस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ अ लार्ज पीरियड ऑफ लर्निंग लाइक द एंड ऑफ अ टर्म और ईयर। ये 6 महीना में एक बार हो सकता है या फिर साल में एक बार किया जाता है इसे। The result are primarily used by teachers and schools to identify strength and weakness of a curriculum and instruction with improvements affecting the next year terms students। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है ये प्राइमरी यूज किया जाता है टीचर्स या स्कूल्स लेवल में आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टूडेंट्स के जो वीकनेस होते हैं और उनके जो स्ट्रेंथ होते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए, और जो इम्प्रूवमेंट उनका नेक्स्ट टर्म में किया जाएगा इसके लिए इसे यूज किया जाता है समेटिंग असेसमेंट। SA1 SA2 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। In summating assessment, the technique used is examination system and tools used in pen and paper test। ये पेन एंड पेपर टेस्ट होता है। हाफ ईयरली का एग्जाम या फाइनल एग्जाम जो दिया जाता है, ये एक टेक्निक होता है एग्जामिनेशन लेने का और जिसमें यूज किया जाता है पेन एंड पेपर। दिस टेस्ट में इंक्लूड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर एंड टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑब्जेक्टिव जैसे MCQ हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए एंड आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। लंबे क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइन सेंटेंसेस का क्वेश्चन होते हैं, आंसर्स होते हैं। तो इस तरीका से समेटिंग असेसमेंट में कंडक्ट किया जाता है। अब हम लोग बहुत ही मेन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE के बारे में। Continuous and comprehensive evaluation is a process of assessment by the Right to Education Act of India in 2009। 2009 में Right to Education Act के थ्रू बताया गया कि हर एक बच्चों को जो है एजुकेशन कंपलसरी है। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव, जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट द स्कीम अटेम्प्ट टू कवर बोथ स्कॉलिस्टिक एंड स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो है स्कॉलिस्टिक मतलब होता है पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, स्टडी से संबंधित, और को स्कॉलिस्टिक मतलब होता है जैसे कि योगा, डांस, जो अदर करिकुलम एक्टिविटीज होते हैं, दोनों में बच्चों का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE का लक्ष्य क्या है? टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल्स। यहाँ पे बताया गया ये डेवलप करता है कॉग्निटिव, साइकोमोटर स्किल्स को टू मेक इवोल्यूशन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो है इवोल्यूशन को एक इंपॉर्टेंट पार्ट देते हैं। टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर एक्टिविटी। जो ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होता है इसे सेंटर एक्टिविटी ये बनाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ CCE का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? इट विल रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी विच ऑफन बिल्ड अप ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन। जो बच्चों में एक स्ट्रेस होता है और एक घबराहट जो होती है जब वो लोग एग्जाम देते हैं और एग्जाम के बाद जो होता है, ये रिड्यूस करता है। और उसके बाद है ये इट रिड्यूसेस द ड्रॉप आउट रेट एज दे विल बी लेस फियर ऑफ एंग्जाइटी। यहाँ पे बताया गया ये जो ड्रॉप आउट रेट होता है इसको भी ये लेस करता है, क्योंकि जो फियर और जो डर होता है उसको ये खत्म करता है। नेक्स्ट है हमारा, इट विल हेल्प द लर्नर टू डेवलप होलिस्टिकली इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी बाय फोकसिंग ऑन अ को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट विच विल ऑल्सो बी असिस्ट। यहाँ पे बताया गया ये लर्नर्स को हेल्प करता है डेवलप करने के लिए पर्सनालिटी भी, और ये फोकस करता है पढ़ाई जो इनका एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें। नेक्स्ट है हमारा, द स्टूडेंट विल हैव मोर टाइम ऑन द हैंड्स टू डेवलप द इंटरेस्ट, हॉबीज एंड पर्सनालिटी। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो अपना जो इंटरेस्ट और हॉबीज जो एंड पर्सनालिटी जो है अच्छी तरीके से डेवलप कर सके। It provides information and helps in making decision for the future regarding choice of subject, courses and career। CCE हेल्प करता है बच्चों को ये समझने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि फ्यूचर में वो लोग कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो अपने करियर में आगे क्या बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ लिसनिंग स्किल्स, सुनने की कौशल का विकास। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी को समझने में क्षमता देता है। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन L1 एंड L2, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2 के बीच में जो डिफ्रेंशिएट होता है ये उसको समझने की क्षमता को बढ़ाता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की क्षमता को बढ़ाता है। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट शी और ही हियर्स, जो ही या शी क्या सुनता है उसको रिस्पॉन्ड मतलब रिप्लाई करने की क्षमता को बढ़ाता है।
एबिलिटी टू ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम व्हाट ही शी हियर्स, जो वो सुनते हैं उसका मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए डिकोड करने के लिए हेल्प करता है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इंग्लिश स्पीच साउंड्स, और ये इस इंग्लिश स्पीच साउंड को समझने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए मदद करता है। इवोल्यूशन ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, assessment of learners speaking skills can be done by assessing learners communicating proficiency. It may also include pronunciation, fluency, stress, rhythm and intonation. Evolution of speaking skills क्या होते हैं? बोलने का कौशल का विकास में क्या होता है, यहाँ पे जो असेसमेंट होता है, जो आकलन होता है, इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो सही ढंग से बोल पा रहे कि नहीं पा रहे, कम्युनिकेटिव स्किल्स उनकी कैसी है, और ये क्या इंक्लूड करता है, ये प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड करता है, फ्लुएंसी किस तरीका से स्पीड में बात करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन किस तरीका का है, स्ट्रेस कैसा है, रिदम कैसा है, और इंटोनेशन मतलब क्या है, फॉलिंग टोन कैसा होता है उनका, राइजिंग टोन कैसा होता है। नेक्स्ट है हमारा द स्पीकिंग असेसमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स। स्पीकिंग असेसमेंट जो होते हैं वो कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, कौन कौन सा है देखते हैं। फर्स्ट है नरेटिंग इंसिडेंट्स एंड इवेंट रियल और इमेजिनरी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। जो बच्चे होते हैं वो लोग नरेट कर सकते हैं कोई भी इंसिडेंट को, इवेंट्स को रियल वे में और लॉजिकल सीक्वेंस में। प्रेजेंटिंग ओरल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। मेकिंग अनाउंसमेंट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, कोई भी अनाउंसमेंट क्लियरली कर सकते हैं, साफ साफ और कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग एन आर्ग्यूमेंट अ पॉइंट ऑफ अ व्यू क्लियरली एंड इफेक्टिवली, किसी भी चीज में डिबेट वगैरह में वो लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और अपने पॉइंट को क्लियर वे में और इफेक्टिव वे में रख सकते हैं। टेकिंग एक्टिव पार्ट इन ग्रुप डिस्कशन, शोइंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनका जो अग्रीमेंट होता है, किसी बात पे सहमत है या सहमत नहीं, वो भी दिखा सकते हैं। एक्सप्रेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू पर्सनल फीलिंग, ओपिनियन एंड एटीट्यूड, अपने जो पर्सनल फीलिंग्स होते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियन को बता सकते हैं, एटीट्यूड को बता सकते हैं। असेसिंग रीडिंग प्रोफेंसी, ये फ्लुएंसी और वोकैबुलरी को कंसिडर करता है। फ्लुएंसी मतलब किस तरीका से फ्लुएंस है, बात करने में फ्लुएंट है कि नहीं है। वोकैबुलरी मतलब कितने सारे वर्ड्स या सेंटेंसेस को सही ढंग से अरेंज होकर बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग स्किल्स असेसमेंट। राइटिंग स्किल्स असेसमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टूडेंट्स राइटिंग कैन बी इवेल्युएटेड ऑन अ 5 प्रोडक्ट फैक्टर्स, फ्लुएंसी, कंटेंट, कन्वेंशंस, सिंटेक्स एंड वोकैबुलरी। राइटिंग स्किल्स असेसमेंट क्या होता है, आकलन, इसमें हम 5 चीज को ये कंसिडर करता है राइटिंग स्किल्स में बच्चों का। पहला है फ्लुएंसी, कंटेंट, कौन सा कंटेंट है, कन्वेंशंस है, सिंटेक्स मतलब जो ग्रामर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, और वोकैबुलरी किस तरीका से उनका लैंग्वेज है। The writing skills can be evaluated on the basis of the following parameters. राइटिंग स्किल्स को कुछ पैरामीटर्स है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेजिबिलिटी, प्रॉपर स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स, सही ढंग से लेटर्स एंड वर्ड्स को लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे हैं, बीच बीच में स्पेस है कि नहीं है। और ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, जो उनके आइडियाज है वो सही ढंग से वो लोग बयां कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे हैं। सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज, जो उनके आइडियाज है वो लॉजिकली और सिस्टमैटिकली अरेंज है कि नहीं है। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो उनकी एक्सप्रेशन है वो क्लियर है कि नहीं है। गुड राइटिंग, उनकी राइटिंग अच्छी है कि नहीं है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन, इनमें से कौन सा मूल्यांकन किया सही स्टेटमेंट नहीं है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, तो ये इवोल्यूशन का स्टेटमेंट सही है। इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड, ये भी सही है। बोथ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट मीन द सेम, देखिए मापना और मूल्यांकन करना दोनों सेम नहीं है, दोनों ही अलग अलग प्रक्रिया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन इवोल्यूशन इज अ और एन प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन इवोल्यूशन क्या है, बाइपोलर है, ट्राइपोलर है, यूनिपोलर है, ऑटोमेटिक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन इवोल्यूशन जो है ट्राइपोलर है। नेक्स्ट है हमारा, द इवोल्यूशन प्रोसेस इन लर्निंग इज, जो इवोल्यूशन प्रोसेस होता है, मूल्यांकन का प्रक्रिया होता है लर्निंग में, ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, बोथ है, डिस्क्रिप्टिव है। तो देखिए ये क्वांटिटेटिव भी होता है, ये क्वालिटेटिव भी होता है, तो ये दोनों ही है, ए एंड बी दोनों ही सही है, तो सी का आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फॉर्मेटिंग असेसमेंट, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है असेसमेंट का, फॉर्मेटिंग असेसमेंट का। फर्स्ट है टीचर, स्टूडेंट, ओनली बी,
सिर्फ स्टूडेंट है, बोथ ए एंड बी। तो देखिए जो असेसमेंट का पार्ट होता है, असेसमेंट फॉर्मेटिंग असेसमेंट का पार्ट होता है, इसमें जो टीचर एंड स्टूडेंट होते हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीसीई। सीसीई में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है निम्नलिखित में से स्टेटमेंट सही नहीं है। इट विल मोटिवेट लर्निंग इन अ फ्रेंडली वे, तो हाँ सीसीई फ्रेंडली वे में मोटिवेट करता है एनवायरमेंट को। इट विल प्रोड्यूस एवरेज लर्नर्स, इट विल हैव लर्नर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, इट विल रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट ऑफ लर्नर्स। तो देखिए ये इट विल प्रोड्यूस एवरेज लर्नर्स, तो एवरेज लर्नर्स नहीं होते, सबके लिए इक्वल होता है, तो बी का आंसर यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन मीन्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव इन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट, सिर्फ खेलकूद में डेवलपमेंट होना, एकेडमिक स्किल्स जो पढ़ाई लिखाई में होता है उसमें जो स्किल्स होता है उसमें डेवलपमेंट होना, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट, स्कोलास्टिक डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें दोनों में खेलकूद प्लस पढ़ाई दोनों के संबंधित में कॉम्प्रिहेंसिव को बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग असेसमेंट इज असेसमेंट। फॉर्मेटिंग असेसमेंट जो होता है रचनात्मक आकलन जो होता है ये क्या होता है? एट लर्निंग, इन लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, तो ये फॉर लर्निंग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज। जो मेन पर्पज होता है असेसमेंट का वो क्या होता है? टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू डिसाइड पास एंड फेल। तो देखिए जो मेन पर्पज होता है असेसमेंट का आकलन का ये होता है इम्प्रूव करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया होती है अगर उसमें क्या कमी है और क्या चेंजेस लाना होता है तो ये इम्प्रूव करता है, ये इम्प्रूव करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द टू एरियाज ऑफ सीसीआर। जो सीसीआर का टू एरियाज है वो क्या क्या है? स्कोलास्टिक एंड करिकुलर, स्कोलास्टिक एंड कोकोलास्टिक, करिकुलर एंड सिचुएशनल एंड फंक्शनल। तो देखिए जो टू सीसीआर का जो एरियाज होता है वो स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज होता है, पढ़ाई लिखाई से संबंध प्लस खेलकूद से संबंध। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिंग असेसमेंट। इनमें से कौन सा फॉर्मेटिंग असेसमेंट नहीं है, रचनात्मक आकलन नहीं है? ओरल टेस्ट, तो देखिए ओरल टेस्ट हमारा फॉर्मेटिंग असेसमेंट में आता है, रीड अलाउड भी हमारा फॉर्मेटिंग असेसमेंट में आता है, पोर्टफोलियोज अलग होता है, टर्म एंड असेसमेंट जो होता है ये अलग होता है, तो ये हमारा टर्म एंड असेसमेंट जो है ये फॉर्मेटिंग असेसमेंट में नहीं आता, तो ये सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।